हाय गाइस, आज बताऊंगा कि चाइना एक न्यूक्लियर पावर देश कैसे बना। जिस समय चाइना ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए उस समय समीकरण काफ़ी अलग थे। यूएस वकालत करता था रिपब्लिक ऑफ चाइना की। आज की डेट के ताइवान की यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है वो ताइवान को मिलनी चाहिए, ना कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। और जब ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस हुआ तो यूएस ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी थी पीपल्स रिपब्लिक चाइना को कि हम आप पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। चाइना का एटम बम बनाने का सपना पार्ट था 2 बॉम्ब 1 सैटेलाइट प्रोग्राम के, जिसमें इनका एम था कि पहले एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे, फिर हाइड्रोजन बम, और उसके बाद एक सैटेलाइट भी लॉन्च करेंगे। और जैसे ही चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किए उसके बाद ही चाइना दुनिया का 5वां और एशिया का पहला देश बन गया था जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे। तो काफ़ी कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। चाइना के न्यूक्लियर वेपन बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था और वो था यूएस के द्वारा दी गई न्यूक्लियर अटैक की धमकी। ऐसे कई अवसर आए जैसे कि कोरियन वॉर, ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस और फाइनली वियतनाम वॉर, जब यूएस ने खुली धमकी दे दी कि हम तुम पे न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे। अब ऐसा क्या हो गया? देखो, कोरियन वॉर में क्या हुआ। 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने कर दी साउथ कोरिया की इन्वेजन, और साउथ कोरिया को सपोर्ट दे रहा था यूएस, यूनाइटेड नेशन, और नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में था यूएसएसआर और चाइना। यूएन फोर्सेस ने ये मान लिया था कि नॉर्थ कोरिया ने इन्वेजन की है, यहाँ पे एग्रेसर है नॉर्थ कोरिया, और इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने अपनी फोर्सेस भेज दी थी नॉर्थ कोरिया में। यूएस भी पीछे नहीं था, यूएस ने भी अपनी फोर्सेस भेज दी थी साउथ कोरिया की हेल्प के लिए। और जैसे ही यूएस ने 38 पैरेलल लाइन, जो कि कोरियन पेनिनसुला को डिवाइड करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, पार की, इसके बाद ही चाइना ने बकायदा अपने ट्रूप्स, अपने लोगों को डिस्पैच करना शुरू कर दिया नॉर्थ कोरिया की तरफ से लड़ने के लिए। और इससे नॉर्थ कोरिया को बहुत बेनिफिट हुआ। यूएन ट्रूप्स को पीछे धकेलने में इन लोगों ने एक अहम रोल निभाया। अब जब यूएस ने देखा कि ये तो सीधा सीधा हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, तब ट्रूमैन गवर्नमेंट ने सीरियसली इस बात को कंसिडर किया कि इन पे न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दो। सेम केस हुआ वियतनाम वॉर में, जब चेयरमैन माओ ने अपना सपोर्ट दे दिया वियत कॉन्ग को फ्रेंच इंडो चाइना में। इस बात पे भी यूएस भड़क गया और इनको न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा आइडियोलॉजीज का भी क्लैश था। एक था डेमोक्रेसी, एक था कम्युनिस्ट, और यूएस कम्युनिज्म को कैसे पनपने देता फ्रेंच इंडो चाइना में। ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस में भी यही हुआ। ये कॉन्फ्लिक्ट थी पीपल्स रिपब्लिक चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना, आज की डेट के ताइवान के बीच। कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई सेवरल ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स के लिए, जिनका कंट्रोल तो रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के पास था, लेकिन इनकी जो लोकेशन थी ये मेन लैंड चाइना से कुछ ही दूर थी। और यूएस सपोर्ट दे रहा था रिपब्लिक ऑफ चाइना को। यूएस चाहता था कि आरओसी गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस बना रहे, और इसको सपोर्ट करने के लिए यूएस ने कई न्यूक्लियर थ्रेट्स दिए थे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को कि बाहर के जो आइलैंड्स है उसे खाली करो और क्वेनी और मासू आइलैंड पे जो अटैक किया है उसको रोक दो। अब न्यूक्लियर धमकियां खाने के बाद अब चाइना को ये रियलाइज़ हो चुका था कि यूएस और उसके एलाइज इसी तरह न्यूक्लियर थ्रेट और न्यूक्लियर ब्लैकमेल का इस्तेमाल करेंगे अपनी बात मनवाने के लिए। जब से पीपल्स रिपब्लिक चाइना स्टैब्लिश हुई थी तभी से पीआरसी ने मेजर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी ब्लॉकेट का सामना किया यूएस और इनके एलाइज के द्वारा। अब इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ब्लॉकेट तक ठीक था, अब तो इनको न्यूक्लियर थ्रेट्स भी मिलने लगी। तो अब अगर चाइना को न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर ब्लैकमेल को स्मैश करना था, अपनी नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को सेफगार्ड करना था, तो इसके लिए इनको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने ही थे। माओ ने सोचा कि भले ही हम अमेरिका के न्यूक्लियर आर्सेनल की बराबरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ बॉम्ब्स ही चाइना की डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। और इसके बाद ही दुनिया के सबसे बड़े हथियारों की लिस्ट टॉप करने वाले चेयरमैन माओ ने डिसाइड कर लिया कि मुझको न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए, और अपने डिसीजन को एक गैदरिंग के दौरान एक्सप्लेन करते हुए कहा कि अब हम अपने पास्ट से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं और भविष्य में और भी ज़्यादा ताकतवर होंगे। ना कि हमारे पास एयरप्लेन्स और आर्टिलरी होगी, हमारे पास होंगे एटॉमिक बॉम्ब। और आज की दुनिया में अगर हमें बुली नहीं होना है तो इसके लिए न्यूक्लियर बॉम्ब होने चाहिए। अब कम्युनिस्ट मौसेरे भाई, शुरुआत में यूएसएसआर ने चाइना की रिसर्च से लेके बॉम्ब की डिज़ाइन, प्रोडक्शन, प्रिपरेशन तक खूब मदद की, लेकिन बाद में यूएसएसआर ने हाथ खींच लिए और एटम बम बनाने के लिए चाइना को खुद पर निर्भर करना पड़ा। चाइना और यूएसएसआर ने कई एग्रीमेंट्स किए, न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी शेयर करने से रिलेटेड। 1951 में चाइना ने सीक्रेट एग्रीमेंट किया मॉस्को के साथ
जिसमें कि चाइना यूरेनियम ओर प्रोवाइड करेगा यूएसएसआर को और यूएसएसआर बदले में प्रोवाइड करेगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब यूएसएसआर के लिए तो जितना यूरेनियम मिल जाए उतना कम था। एक टाइम पे ऐसे ही थोड़ी ना इन्होंने 45,000 वॉरहेड्स तैयार कर लिए थे। 1955 में एक और इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ। चाइना और सोवियत यूनियन ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि सोवियत के द्वारा चाइना को फुल असिस्टेंस दी जाएगी न्यूक्लियर फिजिक्स की फील्ड में एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल इस्तेमाल के लिए। मेन एग्रीमेंट हुआ 1957 में, जिसमें मॉस्को बीजिंग को एटॉमिक बॉम्ब का प्रोटोटाइप, टेक्निकल डेटा से लेकर बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी शेयर करने पर सहमति बनी। इस एग्रीमेंट में रशियन और चाइनीज साइंटिस्ट का एक्सचेंज भी शामिल था। इसके अलावा चाइना में कहां कहां यूरेनियम मिल सकता है, इस पे भी दोनों ने मिल के काम करने पर सहमति बनाई। 1958 में सोवियत ने 2 R2 बैलिस्टिक मिसाइल्स चाइना को देने का वादा भी किया, लेकिन जैसा सोचो वैसा होता नहीं है। तीनों सोवियत रिलेशन 1958 से 1959 तक ठंडे बस्ते में रहे। कई रीजंस थे इसके। पहला था तिब्बत अपराइजिंग जो कि 1959 में हुई। 1950 में पीपल्स रिपब्लिक चाइना ने बलपूर्वक तिब्बत को एनेक्स कर लिया था। 1959 में तिब्बत की कैपिटल लहासा में विद्रोह शुरू हो गया। तिब्बत प्रोटेस्टर्स को ये डर था कि कहीं चाइनीज गवर्नमेंट 14th दलाई लामा को अरेस्ट ना कर ले। लास्ट में चाइना ने बलपूर्वक इस अपराइजिंग को कुचल दिया और 14th दलाई लामा जो थे वो भारत में भाग के आ गए थे। इस केस में चाइना को उम्मीद थी कि यूएसएसआर हमारा सहयोग करेगा, लेकिन उनको यूएसएसआर का सहयोग नहीं मिला। तिब्बत अपराइजिंग के बाद 1962 की जंग में जब चाइना ने भारत पे आक्रमण कर दिया, इस पे भी यूएसएसआर ने अपना सपोर्ट देने से साफ इनकार कर दिया। एक और घटना हुई थी यूएसएसआर के उस समय के प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव को, जब माओ के परमाणु हथियारों और युद्ध से रिलेटेड एक निर्दयी दृष्टिकोण का पता चला। क्या होता है, दोनों बैठे थे और माओ ने न्यूक्लियर वॉर पे अपने विचार रखे कि हमारे पास बहुत से लोग हैं, उनमें से वॉर में अगर कुछ लोग मर भी जाते हैं तो हम उन्हें खोने का जोखिम उठा सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब यूएसएसआर के प्रीमियर को माओ में नंबर 1 हथियारे की झलक दिख गई थी। वो थोड़ा पीछे हट गए। उन्होंने सोचा कि अब किसी भी परिस्थिति में चाइना को यूएसएसआर के द्वारा परमाणु सीक्रेट्स देना जारी नहीं रख सकते। और कम्युनिज्म पर किसके विचार सही हैं, सोवियत वर्जन की चाइनीज वर्जन, इस पे भी ये लोग एक दूसरे की आलोचना करने लगे थे, तो डिस्प्यूट इस पे भी होने लगा था। इसके अलावा एक और मेन कारण था यूएसएसआर यूएस के साथ टेस्ट बैन नेगोशिएशंस में एंगेज हो गया था ताकि कोल्ड वॉर की टेंशंस को थोड़ा नॉर्मलाइज किया जा सके, और सोवियत ने रिस्पॉन्ड किया। पहला काम तो ये किया, प्रोटोटाइप बॉम्ब की जो डिलीवरी होनी थी वो रोक दी। 1400 के आसपास रशियन एडवाइजर्स और टेक्नीशियंस जो कि करीब 200 साइंटिफिक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, चाइना से वापस बुला लिए गए। अब माओ को न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए थे। माओ ने जितने भी यूरोप और यूएस में चाइनीज साइंटिस्ट थे उनको पुश किया कि आप वापस आ जाओ और अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने में करो। कई साइंटिस्ट वापस भी लौटे। क्विन सैनकिंग जो कि लीडिंग साइंटिस्ट थे 2 बॉम्ब 1 सैटेलाइट प्रोग्राम के, जिनको चाइना का एटॉमिक बॉम्ब का फादर भी कहा जाता है, वापस लौट आए। 1956 में बीजिंग के इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स और एटॉमिक एनर्जी में न्यूक्लियर रिसर्च स्टार्ट कर दी गई। चाइना की सिटी लैंजो में यूरेनियम 235 को एनरिच करने के लिए गैसियस डिफ्यूजन यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट बनाया गया और चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में एक लोकेशन सेलेक्ट कर ली गई लेक लोप नूर के पास न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, जिसका हेडक्वार्टर था मलान में। और 1 अप्रैल 1960 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। दसियों हजार लेबर और प्रिजनर्स ने टफ कंडीशन सहते हुए काम शुरू कर दिया। चाइना ने अधिकतर अपने न्यूक्लियर टेस्ट इसी साइट में किए थे और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कई बार चेंज किया गया, कई बार इसको एक्सपैंड किया गया। लूप नूर साइट में ही इन्होंने आगे के टेस्ट किए मोर सोफेस्टिकेटेड वेपन्स जैसे कि हाइड्रोजन बॉम्ब, मल्टी स्टेज थर्मोन्यूक्लियर वेपन, बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम, और कई बार इसको एक्सपैंड किया गया, जिसकी वजह से ये आज भी दुनिया की सबसे बड़ी साइट है। लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया सोवियत ने हाथ खींच लिए थे, लेकिन माओ ने हार नहीं मानी। चेयरमैन माओ 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 करते हुए चले आत्मनिर्भर की गली। माओ ने पॉलिसी शिफ्ट कर ली सेल्फ रिलायंस की तरफ और आगे का काम बढ़ाया। इसके बाद ही माओ ने पहले न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर ली थी, जिसका नामकरण किया गया प्रोजेक्ट
596 तैयारी पूरी थी और 14 जनवरी 1964 आते आते लैंजाओ प्लांट में इनफ मात्रा में यूरेनियम 235 एनरिच होने लगा था और 16 अक्टूबर 1964 को यूरेनियम 235 फिजन इम्प्लोसिव डिवाइस को, जो कि करीब 22 किलोटन की क्षमता वाला डिवाइस था, इसको डेटोनेट कर दिया गया सक्सेसफुली। यूरेनियम 235 को यूज किया गया एज अ न्यूक्लियर फ्यूल और इसी के साथ ही यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस के बाद चाइना पांचवा देश बन गया था और एशिया का पहला देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की क्षमता आ चुकी थी। और इसी के बाद चाइना ने अपना पहला हाइड्रोजन बॉम्ब भी बना लिया था 14 जनवरी 1967 में। अब चाइना के पास कितने वॉर हेड्स हैं ये तो किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेट रन सीक्रेट है। वैसे कोई भी कंट्री ऑफिशियली ये नहीं बताता कि उनके पास एग्जैक्ट नंबर न्यूक्लियर वॉरहेड्स का क्या है, लेकिन मेजर एस्टिमेट्स बताते हैं कि चाइना के पास करीब 350 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। सोवियत जो चाइना को न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में हेल्प कर रहा था, यूएस गवर्नमेंट उससे अवेयर थी, लेकिन जब यूएसएसआर ने अपने हाथ खींच लिए थे तब यूएस ऑफिशियल्स ने चाइना को अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने सोचा कि अब ये बम नहीं बना पाएंगे, लेकिन जब चाइना ने उन्हें गलत साबित किया तो यूएस सरप्राइज था। और जापान में चल रहे थे समर ओलंपिक्स 1964 में। जापान इस बात से कंसर्न था कि कहीं रेडिएशन जापान में ना फैल जाए, और इंडिया के लिए तो सिरदर्द बढ़ ही गया था क्योंकि 1962 में दोनों कंट्रीज वॉर लड़ चुकी थी। और इसके बाद ताइवान ने भी अपना खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। यूएस ने प्रेशर डाला ताइवान पे कि अपना जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम तुम लोग स्टार्ट करने की सोच रहे हो इसको डिसमेंटल कर दो, और ऐसा इसलिए किया ताकि यूएस चाइना के रिलेशन पे स्ट्रेन ना पड़े। अब न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद समीकरण बिल्कुल बदल गए थे और कम्युनिस्ट चाइना की यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में वापसी के दरवाजे खुल गए थे। न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद दुनिया भर के देशों की पॉलिसी में शिफ्ट देखा गया। उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया और ताइवान को रिकॉग्नाइज करने वाली कंट्रीज की संख्या कम होती गई। तो ये था पूरा किस्सा, चाइना एक न्यूक्लियर पावर देश कैसे बना।